तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों का आया कल जब हमने एक ऐसे शख्स की बात की जो हिंदुस्तानी भी था और बाद में पाकिस्तान का बाशिंदा बन गया। हम बात कर रहे थे सेठ आबिद की। बहुत सारी कुछ ऐसी जानकारियां हैं उनके बचपन के समय की जो अभी तक क्लियर नहीं हुई, क्योंकि ये अक्सर होता है। अगर आप पुराने स्मगलर्स की बात करें, किसी की भी, वो लल्लू जोगी की करें या हाजी मस्तान की करें या इब्राहिम की करें या किसी और की, शुक्र बखिया की करें, उनकी बचपन की जानकारियां निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब वो लोग इतने बड़े आदमी नहीं थे उनको कोई नहीं जानता था, और जब वो बड़े आदमी बन जाते हैं तो उनके बारे में बताने वाला कोई सामने नहीं आता। कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोगों को उनसे कोई नाता नहीं रहता, कोई रिश्ता नहीं रहता। तो ये दुनिया भर में ऐसे ये चलता रहता है कि जिन लोगों के बारे में आज के लोग जानते हैं उन लोगों के बारे में आज से 50 साल पहले के लोग नहीं जानते थे। ये बहुत एक बड़ी प्रैक्टिकल बात है। जब करीम लाला मुंबई में आए, किसी को नहीं पता था कि ये शख्स आज के 10 साल बाद, 20 साल बाद हिंदुस्तान का इतना बड़ा सरगना बनेगा। इसी तरह बाकी लोग जिन्होंने स्मगलिंग की दुनिया में, अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इतना नाम बनाया या मशहूर हुए या बदनाम हुए, उन लोगों के बारे में वो लोग बताने वाले आपको कम मिलेंगे जिन लोगों ने उनका कहीं बचपन देखा होगा। और उस ज़माने में जब कोई साधन ऐसे नहीं थे आपकी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले, कोई इंटरनेट नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, लैंडलाइन फ़ोन बहुत कम थे, चिट्ठी पत्री से गुजारा होता था, एक इनलैंड लेटर हुआ करता था, पोस्ट कार्ड था, एक लिफाफा था। आपसी बातचीत के साधन बहुत कम थे। दो देशों के बीच में कम्युनिकेशन तो बहुत मुश्किल थी। आप अंदाज़ा लगा लिए कि जब सेठ आबिद ने स्मगलिंग शुरू की, तभी हिंदुस्तान से इंग्लैंड की चिट्ठी जाती थी, वो समुद्री जहाज से जाती थी। तकरीबन 2-2.5 महीने के बाद चिट्ठी वहाँ पहुँचती थी। उसके बाद जब बाई एयर जाने लगी, हवाई जहाज़ के रास्ते इतने पैसे लगते थे कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उसको पैर एवियन कहा जाता था। वो चिट्ठियाँ मैंने देखी हुई हैं पुराने ज़माने की। गलत फहमियाँ पैदा होना इस किस्म के लोगों की जानकारी में बहुत अनिवार्य हो जाती हैं। कुछ लोगों का अपना मत होता है, कुछ और लोग कुछ और बताते हैं। उसके अलावा उनके जो रिश्तेदार होते हैं वो बताने से डरते हैं कि कहीं हमारे कुछ बोलने से इतना बड़ा आदमी हमसे नाराज़ नहीं हो जाए। तो बहुत सारी बंदिशें होती हैं कि हमें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। इसी तरह सेठ आबिद के बारे में बहुत सारी बातें हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में ऐसी चल रही हैं जिनका कोई सबूत नहीं है, हमें सिर्फ माननी पड़ती हैं। वी हैव टू बिलीव इन दैम। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि सेठ आबिद का जन्म पाकिस्तान के कसूर में हुआ 1933 में। कुछ लोगों का कहना है कि उनका जन्म प्री पार्टीशन हिंदुस्तान में कलकत्ता में हुआ, जब पूरा हिंदुस्तान एक ही होता था, कोई पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं था। हिंदुस्तान हिंदुस्तान था, भारत था। कलकत्ता में हुआ, जहाँ पे उसके जो बाप दादा थे वो सोने का काम करते थे। लेकिन ये बात कुछ इसलिए जम नहीं रही, इसलिए पुख्ता नहीं लगती कि बहुत कम हिंदुस्तान में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग सोने सुनहरे का काम करते थे। मैंने मुंबई में पूरा एरिया जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं, वो जोगेश्वरी का हो, वो माहिम का हो, वो मोहम्मद अली रोड का हो या बहराम बाग का हो, हर किस्म की दुकान
मुस्लिम बरादरी के लोग चलाते हैं, लेकिन सुनहरे की दुकान जो होती है, गहने जवाहरात की जो दुकान होती है, वो मारवाड़ियों की होती है। ये मैंने बहुत ध्यान से नोटिस किया। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई नया ट्रेंड है, ये पुराना ट्रेंड होगा। मैं किसी से ऐसी बात करनी अच्छा नहीं लगता, किसी के पूछूं कि मुस्लिम भाईचारे के लोग सोने का काम क्यों नहीं करते, तो ये बातें अच्छी नहीं लगती। लेकिन आप कभी स्टडी करके देखना अपने इलाके में, भले ही मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया हो, वहाँ पे सुनारे की दुकान एक मारवाड़ी चला रहा होता है। जैन होगा, गोयल होगा, अग्रवाल होगा, इस किस्म के वो लोग चला रहे होते। खैर, कुछ लोगों का ये मानना है कि सेठ आबद के बाप दादा कैलकाटा में सोने का काम करते थे। ये हो सकता है कि उस जमाने में भी सोना गहने पे रख के लोगों को पैसे ब्याज पे दिए जाते थे। हो सकता है ये काम करते होंगे। बहुत से लोग ये काम कलकत्ता में करते थे। बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन था, बहुत सारे वर्कर थे जिनको पैसे की जरूरत पड़ती थी। घर में ब्याह शादी के मौके पे, घर बनाने में, नया घर खरीदने में, नई गाड़ी खरीदने में, तो उसके लिए लोग अपना सोना गहने रख के पैसा लिया करते थे। उस समय बैंकों से तो लोन मिलते नहीं थे, बैंक कितने थे ही नहीं, कोई प्राइवेट फाइनेंस का कोई सुविधा नहीं थी। शायद वो हो सकता है। लेकिन ये एक बात है। दूसरी बात कि वहाँ पे इसके बाप दादा कलकत्ता में रहते थे, और जब 1947 में पाकिस्तान बना, वो दो हिस्सों में बना, एक वेस्ट पाकिस्तान, एक ईस्ट पाकिस्तान। तो बंगाल के मुसलमानों को ऑप्शन दी गई कि वो ईस्ट पाकिस्तान में रह सकते हैं, जो आज के दिन का बांग्लादेश है। 1972 की लड़ाई के बाद वो बांग्लादेश बन गया ईस्ट पाकिस्तान से। तो वहाँ से कुछ लोगों ने 1947 में ये फैसला किया कि जब पाकिस्तान बना तो कहाँ रहें, बांग्लादेश जाएं, जो आज का बांग्लादेश है, या ईस्ट पाकिस्तान जाएं, या वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान जो है वहाँ जाएं। लेकिन बहुत से लोगों ने हिंदुस्तान में ही रहने का फैसला कर लिया। इसीलिए कहा जाता है कि इनकी फैमिली, सेठ आबद की फैमिली 1950 तक हिंदुस्तान में ही रही। 1950 के बाद उन्होंने, वो 4-5 साल ऐसे थे 1947 के बाद के, जब पूरा बॉर्डर हिंदुस्तान का पाकिस्तान का खुला था। तो बहुत से लोगों ने ये चूज किया, रास्ता अख्तियार किया कि पहले वो हिंदुस्तान में रह के देखना चाहते थे कि नए माहौल में वो किस हालत में यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। जो नहीं कर सके वो लोग चले गए। जिन लोगों को रहना था वो यहाँ पे रह के और आज तक रह रहे हैं। तो कहते हैं कि 1950 में इनकी फैमिली, क्योंकि पंजाबी मूल की फैमिली थी, पूरे पाकिस्तान में जो पंजाब गया है उसका एरिया आज के हिंदुस्तान के पंजाब से बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है। तो बहुत बड़ी गिनती में हिंदू और सिख समुदाय के लोग आज का पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान आ गए, और उनकी ज़मीन जायदाद घर जो थे वो वहाँ के मुसलमान जो हिंदुस्तान से माइग्रेट करके गए थे उनको दे दिए गए। तो एक की जो फैमिली थी पुरानी, जब जॉइंट इन हिंदुस्तान हुआ करता था, वो कसूर के रहने वाले थे। कल मैंने आपको बताया था कसूर और लाहौर, कुछ वो पुरानी मैथोलॉजिकल बैकग्राउंड। कसूर फिरोजपुर सिटी के शहर के द्वार के पंजाब का बॉर्डर सिटी है, उसके काफ़ी करीब है, 26 किलोमीटर का तकरीबन फर्क है। तो वहाँ से ये लोग कलकत्ता से, इनके जो वालदान थे वो अपनी फैमिली लेके कसूर आ जाते हैं। अब जब आप एक देश छोड़ के दूसरे देश जाते हो तो उसका मतलब बेसिकली ये होता है कि आपके पास आप बहुत कुछ छोड़ के जाते हो, घर, जायदाद, कुछ थोड़ा बहुत जो पूंजी आपकी इधर उधर पड़ी होती है, भाग दौड़ में वो भी छोड़नी पड़ती है। बॉर्डर बहुत पोरस था, आना जाना लगा रहता था। तो लोगों को ये था कि आज भाग के यहाँ से जान बचाएं,
2 4 6 महीने के बाद फिर आ जाएंगे, कहीं कुछ सामान रखा है तो ले जाएंगे, या अगर नई जगह पे दिल नहीं लगा तो वापस आके फिर किसी ना किसी तरह अपनी पुरानी जगह पे या कहीं और रहने का वसीला ढूंढ लेंगे। तो ये एक उस समय की ह्यूमन साइकोलॉजी थी। उसी दौर में ये परिवार कसूर पहुंच जाता है, लेकिन अब पैसा नहीं है, धंधे का नहीं है। वहाँ जाके उन्होंने क्या किया, 1950 में सेठ हाफिज की उम्र अगर 93 का बर्थडे माने तो 17 साल थी, अगर 35 का माने तो 15 साल थी। तो वहाँ पे जाके इस लड़के ने अपने बाकी भाइयों के साथ, अपने बाप के साथ मिल के जो काम किए, उनमें से एक काम ये बताया जाता है कि वो पॉटर का काम किया, बर्तन बनाने का काम। वो हो सकता है कि वहाँ पे थोड़े बहुत पैसे लेके आए हों, कुछ होने का काम आता हो, क्रिएटिव जॉब था, बर्तन बनाना भी क्रिएटिव काम था। उस समय के जिस चीज़ की ज़रूरत थी, नई नई पार्टीशन हुई थी, पैसा लोगों के पास था नहीं, गहना कौन खरीदेगा, सोना कौन खरीदेगा, कौन बनवाएगा, ज़रूरत थी लोगों को कपड़े और बर्तनों की। तो हो सकता है ये मुझे ज़्यादा प्लायबल लगती है, ये प्रोबेबल लगती है ये कहानी कि इनके वालिदान ने वहाँ पे बर्तन बनाने की या इस किस्म की कोई काम शुरू किया हो, जिसको पॉटर फैमिली कहते हैं, पॉट्स बनाने के लिए। तो वो इनका बारे में पाकिस्तान में जो थोड़ा बहुत इतिहास लोगों ने लिखा है, कुछ आर्टिकल लिखे हैं, ख़ास तौर पे BBC ने जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाई उनके ऊपर, मैंने भी सुनी है, क्योंकि उनमें काफ़ी हद तक सच्चाई होती है। BBC बहुत मेहनत करके कुछ प्रोग्राम बनाती है, उनमें इनको पॉटर फैमिली कहा गया है। और वो लगता भी है क्योंकि जो बात सेठ आबिद अपने भाषणों में या अपनी बातचीत में कहा करते थे कि उन्होंने अपनी जवानी में, बचपन में बहुत मेहनत की है, बहुत भार कंधों पे उठाया है, तो अगर सोने का काम करते तो कंधों पे भार नहीं उठाया होता, सर पे वजन नहीं उठाया होता। तो कुछ इस किस्म का जिस्मानी काम किया। और फिजीक से कोई बहुत तगड़े शख्स नहीं था वो सेठ हाफिज। नॉर्मल हाइट 5 फीट 6 इंच, 6.5 नॉर्मल वेट, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिकल पहचान नहीं, एकदम आम लगने वाला आदमी, कोई ऊंची आवाज़ नहीं। जो लोग उनको जानते हैं उन्होंने मुझे बताया, मैंने बहुत लोगों से बात की है पिछले 2 ढाई महीने में, पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में, रावलपिंडी में, कुछ पुलिस ऑफिसर से बात की, कुछ पत्रकारों से बात की, कुछ हमारी चैनल के फैंस वहाँ पे बहुत हैं पाकिस्तान में, बहुत लोग चैनल देखते हैं हमारी, उनसे बात हुई। कुछ हिंदुस्तान के लोगों से जो पुराने उस ज़माने के जो बॉर्डर एरिया में ऑफिसर तैनात रहे थे, उनसे बातचीत हुई। और हिंदुस्तान के कुछ जो देखने वाले चैनल के, उन्होंने अपनी इनपुट्स दी हैं। उनके चलते हुए ये लगता है कि ज़रूर मेहनत का काम किया, और उसके बाद ऐसा 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 वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। जब लोग सेटल हो गए 1955-60 तक, वो जो 12-13 साल लगे लोगों को नई ज़िंदगी शुरू करने में, फिर उनकी ज़िंदगी में एक बदलाव आता है, जिसमें ब्याह शादियाँ होने लगती हैं, सेलिब्रेशन होने लगती हैं, फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, दिन त्यौहार होते हैं। तो तब ज़रूरत पड़ती है सोने की। वो जो इनकी पुरानी बैकग्राउंड कैलकाटा की सोने की, गोल्ड की बताई जाती है, वो शायद कहीं ना कहीं इनके दिमाग में वापस आई। और कहते हैं कि 1958 में सेठ आबिद के पिता कसूर छोड़ के कराची चले जाते हैं, और वहाँ पे एक छोटी सी सोने की खरीदो फरोख्त की दुकान शुरू करते हैं। और वहाँ से शुरू होता है सेठ आबिद का सोने की दुनिया में एक नई जिंदगी की शुरुआत। और उनके साथ उनका साथ देता है उनका अपना भाई, जिसका नाम है हाजी मोहम्मद अशरफ, जिनको मैं दुबई में 2 बार बहुत अच्छी तरह मिल चुका हूँ।
वो बात मैंने पहले बताई थी। एक बार फिर आपको बड़ी डिटेल में आने वाले दिनों में बताऊंगा कि कैसे कैसे उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने क्या क्या मुझे बताया और उसके लिंकेजेस आगे हिंदुस्तान के सरगनाओं से कैसे जुड़ते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वहाँ से जब सोने का काम शुरू किया, लाहौर के दो शख्स, इनके खास दोस्त आबिद, शेख आबिद के, जिनमें एक का नाम था गुलाम सरवर, और गुलाम सरवर बहुत माना हुआ सोने का स्मगलर था उस जमाने में, उससे दोस्ती होती है। और वो शख्स अपने दोस्त को, आबिद को, स्मगलिंग के गुर सिखाता है, और वो दोस्ती और धंधा इतना साथ चलता है आगे कि इनकी रिश्तेदारी हो जाती है। एक बहन हुई, जीजा साला बन जाते हैं। वही सरवर, गुलाम सरवर, उसका हिंदुस्तान में आना जाना बहुत रहता था। दिल्ली के जो सराफा बाजार, दिल्ली का सोने का सेंटर जो था, वहाँ पे सबसे बड़ा उस जमाने का सोने का स्मगलर हरबंस लाल गुलाम सरवर का बहुत अच्छा दोस्त था। आपको शायद ये सुन के हैरानी होगी कि वो उस समय तक पाकिस्तान में सोना स्मगल होके बाहर से नहीं आता था, लेकिन सोने की डिमांड बहुत थी। उसको पूरा करने के लिए सोना हिंदुस्तान से स्मगल होके पाकिस्तान जाता था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और ये 1970 तक जाता रहा है। उसके बाद थोड़ा कम होना शुरू हुआ, लेकिन 75-76 तक भी हिंदुस्तान का सोना पाकिस्तान जाता रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान में सोने का इंपोर्ट ऑफिशियल और अनऑफिशियल बहुत बड़े लेवल पे होता था। एक ज़माना था जब 150, पौने 200 टन सोना बाहर से इंपोर्ट होके हिंदुस्तान में आता था, और उनमें जो बड़े व्यापारी थे, खासतौर पे दिल्ली के, बुलियन मार्केट जो थी सबसे बड़ी उस समय दिल्ली की गिनी जाती थी, बम्बई और कलकत्ता के साथ साथ। तो वहाँ से वो सोना आम जो रिटेलर होते हैं, छोटे दुकानदार, उन्हों तक पहुँचाया जाता था। एक किस्सा 1978 का सुनाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लोग, जिसका हिंदुस्तान के रिकॉर्ड में भी जिक्र है। तो उसमें 47 ब्रिक्स, 47 सोने की ईंट गुलाम सरवर और शेख आबिद खरीदते हैं हरबंस लाल से, उसकी दुकान से। आप अंदाज़ा लगा लिए 78 में, 78 से 77 की बात उन दिनों की बता रहे। ये पाकिस्तान से आए हिंदुस्तान, और यहाँ पे आके सोना खरीद रहे हैं दिल्ली से, हरबंस लाल से। और वहाँ से जो इंडियन एजेंसीज हैं, कस्टम अथॉरिटी, उनको खबर मिलती है खबरियों के थ्रू, वहाँ पे रेड मारी जाती है, और बड़े तरीके से सेठ आबिद वहाँ से भाग जाता है, हाथ नहीं आता कस्टम के, और सरवर हुसैन पकड़ा जाता है। उसको बाद में जेल में भुगतनी पड़ती है, जेल के बाद बाहर आता है। 47 ईंटों की बड़ी रकम छोड़ के सेठ आबिद भाग जाता है। आप अंदाज़ा लगाइए कितना बड़ा रिस्क वो आदमी ले सकता था। साथ में अपने रिश्तेदार को भी छोड़ जाता है, या उसको रिश्तेदार ने बोला कि तुम भाग जाओ, मैं हैंडल कर लूँगा। तो इस तरीके से हिंदुस्तान से सोना लेने पाकिस्तान से आते थे। एक किस्से कहानियाँ इस किस्म के सेठ आबिद के साथ बहुत जुड़े हुए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ ऑफ शख्स की, जो आदमी हिंदुस्तान में भी वांटेड रहा, हिंदुस्तान में पैदा हुआ, अगर वो बात माने लोगों की, कलकत्ता में 33 में पैदा होकर 17 साल हिंदुस्तान में निकाले। उसके बाद लगातार हिंदुस्तान आना जाना रहता था, और बहुत से लोगों की शादियां, फंक्शंस अटेंड करके वो हिंदुस्तान में गया। ये हमारी एजेंसी उसके हमारी बहुत सी एजेंसीज उसके पीछे लगी हुई थी, और बहुत बार वो हमारी एजेंसी के हाथ से आने से बच के वापस पाकिस्तान चला जाता था। उसको एजेंसी के पकड़े जाने से बाहर रहना बहुत अच्छी तरह आता था।
यहाँ तक कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उन्होंने जब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो से केस चलाए इनके ऊपर, तो 4 साल ये शख्स पाकिस्तान में नज़र नहीं आया, पाकिस्तान हुकूमत के हाथ नहीं आया, लेकिन उसी दिनों में, आखिरी दिनों में हिंदुस्तान में नज़र आता है। तो ये एक उस शख्स की एजेंसीज के हाथ में ना आने की बहुत बड़ी कहानी, और आने वाले दिनों में आपको बताएंगे कि ये वो शख्स है जिससे शायद, जो मुझे लगता है, जो मैंने स्टडी किया है, दाऊद इब्राहिम को इतनी बार मिलने के बाद, शेख आबिद के छोटे भाई को मिलने के बाद, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम के ऊपर अगर सबसे बड़ा इम्प्रेशन कोई हीरो था उस शख्स का, तो वो शेख आबिद था। इस कहानी को जारी रखेंगे आने वाले दिनों में। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।